हमारे हिंदुस्तान में, खासकर राजस्थान में, कई ऐसी प्रथाएं हैं, कई ऐसी कुरीतियां हैं जो शायद अपने समय में समाज के कल्याण के लिए बनी थी। अपने टाइम में उनका उद्देश्य था कि किसी को फायदा पहुंचाना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वैसे वैसे उसमें बदलाव हुए, परिस्थितियां, समय उस प्रथा के अनुकूल नहीं रह गया। लेकिन प्रथा फिर धीरे धीरे परंपरा बन गई, लोग उसी प्रथा को मानने लगे और फिर इसका परिणाम ये हुआ कि जो कभी वरदान के रूप में आया था वो आज श्राप बन चुका है। और इन्हीं प्रथाओं में से एक प्रथा है नाता प्रथा। ये प्रथा राजस्थान में पहले प्रचलित थी, इस समय कुचलित है। दरअसल इस प्रथा में अगर कोई लड़की है तो एक तरह से अगर आप उसे समझे तो ये लिव इन रिलेशनशिप जैसा ही होता है। अगर कोई लड़की है, उसकी मर्जी है और लड़के की भी मर्जी है, तो बिना शादी के बंधनों में बंधे वो लड़की उस लड़के के साथ रह सकती है, उसके साथ बिल्कुल उसी तरह का जीवन बिता सकती है जिस हिसाब से जीवन वो अपने पति के साथ या फिर पति अपनी पत्नी के साथ रखता है। यानी बिना शादी के बंधन में बंधे सारी चीजें हो सकती हैं जो एक पति पत्नी के बीच होता है। अब ये प्रथा जब बनाई गई तो इस प्रथा को बनाने का उद्देश्य था कि अगर कोई महिला है, वो विधवा है, या फिर कोई ऐसी लड़की है जो शादी जिसकी नहीं हो रही है उसके दहेज की वजह से या फिर किसी और समस्या की वजह से, या फिर कोई ऐसा बाप है जो अपनी बेटी की शादी का जो खर्चा है, बारातियों को रोकने का, दहेज का, खाना पानी का, इन सारे खर्चों को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रथा बनी थी। अब ऐसा ही नहीं था कि ये प्रथा ऐसी बन गई तो उसमें बड़े कानून थे, बड़ी सख्ती से इन सारी चीजों का पालन होता था। जैसे शादी अगर नहीं करनी है, उसके बाद दो लोग लिव इन में रह रहे हैं नाता प्रथा के साथ, तो फिर अगर बच्चा होगा तो उसका क्या होगा, या फिर शादी नहीं चली, तलाक लेना है तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। बकायदा 5 गांव के सरपंच बैठते थे, उसके बाद ये फैसला होता था, तब जाके नाता प्रथा के रूप में शादी होती थी। अब शुरुआत में ये चीजें बड़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा धीरे धीरे मामला इसमें बदला। जो इसमें कठोर कानून थे अब उसमें थोड़ा सा लचीलापन आया। अब सरपंचों का नाम भी धीरे धीरे हटने लगा और ये प्रथा जो है अब परिवार के बीच में ही होने लगी। माँ बाप जिससे चाहते उसकी अपनी बेटी से नाता प्रथा के रूप में शादी करा देते। अब धीरे धीरे और वक्त गुजरा और फिर कुछ बाप ऐसे थे जिनके मन में लालच जगी। तो लालच जगने के बाद क्या हुआ कि कई ऐसे बाप थे जो अपनी बेटियों को इसी नाता प्रथा के रूप में बेचने लगे कुछ टाइम के लगे। क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं था, इसमें कोई लिमिट नहीं थी, इसमें यह भी नहीं था कि शादी किए हैं तो आप छोड़ नहीं सकते। ये तो महज दोनों लोगों की रजामंदी होती थी। रजामंदी है तो साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और आज की कहानी भी इसी प्रथा का एक ऐसा नमूना है जिसे जब आप सुनेंगे तो शायद आज आपकी रूह कांप जाए। क्योंकि इस प्रथा में जो आरोपी है, जो दोषी है, वो एक ऐसी गरिमा को रिप्रेजेंट करता है जिस गरिमा का धूमिल होना, जिस गरिमा का कलंकित होना अपने आप में इंसानियत के खात्मे के बराबर है। आज की कहानी इसी राजस्थान की है। इसी राजस्थान में एक जिला लगता है बूंदी, और इसी बूंदी जिले में एक थाना क्षेत्र है, हिडौली थाना क्षेत्र। इसी हिडौली थाना क्षेत्र में गांव का नाम और परिवार का नाम मैं ले नहीं सकता, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसी थाना क्षेत्र में एक परिवार में 2 बेटियां, 1 बेटे, एक पति, एक पत्नी, यानी टोटल 5 लोग रहते थे। बड़ी बेटी की फिर शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद बेटी विदा हो जाती है। अब इसके बाद एक छोटी बेटी जिसकी उम्र में 14-15 साल, एक छोटा बेटा और बाकी परिवार का मुखिया और उसकी पत्नी, ये सारे लोग इसी हिंडौली थाना क्षेत्र में रहते थे। परिवार में ज्यादा पैसे नहीं थे, जो कुछ इधर उधर से मिल जाता था, जो कुछ मेहनत मजदूरी करके। ऐसा भी नहीं था कि कहीं जो इस घर का मुखिया था वो काम करता था, बस दिहाड़ी पे काम करता, जो कुछ पैसे मिलते उसी से घर का खर्च चलाता। पैसे ज्यादा मिलते नहीं थे, उसके बीच जिस घर का मुखिया था उसे कई ऐब भी आ जाते हैं। कभी वो नशा करता, कभी कुछ और करता। अब पैसे भी कम और नशा भी कर रहा है तो घर का खर्च चले तो चले कैसे। इसी बीच सारी चीजें ठीक ठाक चलती रही। आसपास के लोग आते थे, आसपास के लोग उस घर से मिलते थे। लेकिन इसी बीच इस घर की जो बेटी थी वो कई महीनों से दिखाई नहीं दे रही थी। अब गांव वाले पूछते कि बिटिया कहाँ गई है, तो जो पिता था वो कहता कि कहीं रिलेशन में गई है, फिर कहता कि कहीं और गई है। गांव वाले भी ज्यादा मतलब नहीं रखते। गरीब परिवार था तो वैसे भी कहा जाता है कि गरीबों को सुनने वाला होता कौन है। अब समय बीतता गया और बिटिया कई महीनों से गायब। इसी बीच
आज से महज कुछ दिन पहले ये बिटिया जो है पहुंच जाती है जो बाल कल्याण समिति है वहां की, उसके पास। उस लड़की के साथ उसका जीजा था। जीजा और वो बिटिया वहां पे बैठी है। बैठने के बाद वहां के जो हेड है सीमा पोदार, सीमा पोदार को कहा जाता है कि कोई लड़की है वो मदद की गुंजाइश लेके आई है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब सीमा पोदार उस लड़की की उम्र पूछते हैं तो फिर लड़की बताती है 17 साल। अब एक नाबालिग लड़की अपने जीजा के साथ आई है कुछ मदद मांगने, तो फिर सीमा पोदार पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद उस बिटिया को बैठाती हैं। बिटिया बेहद घबराई हुई थी, उसे पता नहीं उम्मीद थी या नहीं थी कि यहां से मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। चूंकि आखिरी चारा भी यही था, यहाँ के लोग कहीं जा भी नहीं सकती थी। लिहाजा जो सीमा पोदार है सबसे पहले तो इस बिटिया को हौसला देते हैं कि आप शांत हो जाओ, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब बिटिया धीरे धीरे अपने आप को संभालती है। संभालने के बाद अपनी आप बीती बताती है, और जैसे ही अपनी पूरी आप बीती बताती है यहां पे अब हड़कंप मच जाता है। सीमा पोदार जब पूरी कहानी उस बिटिया की सुनती है तो मानो उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं कि आज के टाइम में साल 2023 में ऐसी बात हुई कैसे। फौरन ही उस बिटिया को भेजा जाता है मेडिकल के लिए, और बाकी फिर रिपोर्ट की जाती है। मेडिकल रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो बिटिया है वो प्रेग्नेंट है। अब एक 17 साल की नाबालिग लड़की वो प्रेग्नेंट यहां पे आई अपनी आप बीती सुनाने। फौरन वहां का जो थाना था, जिस थाने से संबंधित थी बिटिया, हिंडौली थाना, वहां के थानाध्यक्ष मुकेश मीना को सीमा पोदार जो बाल कल्याण समिति की हेड थी वो फोन करती है। फोन करके बताती है कि आपके थाना क्षेत्र में फला गांव में फला परिवार में ऐसे ऐसे हुआ है, और फौरन जाइए, आप एक्शन लीजिए, नहीं तो फिर बात बहुत बिगड़ जाएगी। और फौरन थानाध्यक्ष जो मुकेश मीना थे जब बाल कल्याण समिति से ऐसा फोन सुनते हैं तो भागते जाते हैं इस बिटिया के घर पे, और वहां से इस बिटिया के पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब बिटिया के पिता को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद फिर इससे पूछताछ करते हैं तो 3 अलग अलग और नाम आते हैं। पहला नाम आता है राजेश सैनी का, दूसरा नाम आता है बनवारी सैनी, और तीसरा नाम आता है कालूराम सैनी। ये 3 और नाम आते हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके फिर बैठाया जाता है, और बैठाने के बाद फिर बारी बारी से सबसे पूछताछ की जाती है। अब जब पूछताछ की गई तो शुरुआत में कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा, लेकिन मामला गंभीर था तो पुलिस वाले भी फौरन सख्ती बरतते हैं और कहते हैं कि जो कुछ हुआ सच सच बता दो, वरना हमारा तरीका बड़ा खतरनाक है। अब इस पे सारे लोग शांत होते हैं, और जो बिटिया का पिता था वो रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताता है। और इस कहानी के हिसाब से जब बिटिया की शादी होती है, जब बड़ी बेटी की शादी हो जाती है, तो लगभग पैसे उस बेटी की शादी में खर्च हो चुके थे। इस बाप के पास और पैसे थे नहीं। एक बेटा था, उसको ये बाप बड़ी अच्छी शिक्षा देना चाहता था, बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता था। उसको बड़ा आदमी बनाने के लिए वो हर एक कीमत देने को तैयार था, और वो कीमत चाहे उसकी खुद की बेटी की इज्जत क्यों ना हो। अब खुद के दम पे वो कमा नहीं सकता था, खुद के दम पे वो कुछ करना नहीं चाहता था। तभी वक्त गुजरा और बिटिया जब 16 साल की हुई, यानी 18 साल से भी अगर देखे तो 2 साल कम, अपनी ही बेटी को ये देखता है। देखने के बाद इसको लगता है ये जो बिटिया है अब बड़ी हो चुकी है, जवान हो चुकी है, खूबसूरत हो चुकी है, और अगर इसको मार्केट पे उतारा जाए तो इसको उतारने के बाद अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब ये प्लान इसके दिमाग में आता है, लेकिन फिर दिक्कत थी कि इसकी बिटिया की जो माँ है उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर बिटिया भी पता नहीं राजी हो कि ना राजी हो, एक भाई भी था वो भी विरोध कर दे, इधर समाज भी था। अब इसके दिमाग में ये चीजें आती है, लेकिन किसी से कह भी नहीं सकता था, किसी से पूछ भी नहीं सकता था। और इसी प्लान के साथ वो आए दिन अपनी बिटिया को ये ऑब्जर्व करता कि बिटिया कितनी बड़ी हुई, कैसी दिख रही है, जवान दिख रही है कि नहीं दिख रही, खूबसूरत दिख रही है कि नहीं दिख रही। ये चीजें लगातार ये ऑब्जर्व करता है, और जब देखता है कि अब बिटिया बड़ी हो चुकी है तो अब अपनी बिटिया के लिए ये कस्टमर खोजना शुरू कर देता है। सुनने में बड़ा अपशब्द भी लग रहा है और मुझे कहने में भी लग रहा है, लेकिन जो चीज हुई है उसको बताना तो पड़ेगा। अब अपनी बिटिया के लिए खोजता है लड़के, और पहला लड़का जो इसे मिलता है ये राजेश सैनी।
पता चलता है कि राजेश सैनी जो है वो भीलों की बस्ती का रहने वाला एक लड़का भी कहना गलत होगा, लगभग 30 साल इसकी उम्र थी। अब पता चलता है कि ये इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है, शौकीन है। फौरन जो है इस लड़की का जो पिता है जाता है इस राजेश सैनी से कांटेक्ट करता है, अपनी बिटिया की तस्वीर वगैरह दिखाता है। दिखाने के बाद फिर बातचीत करता है, डेट तारीख सारी चीजें मुकर्रर की जाती है और एक तीर्थ स्थान पे जाके फिर 22 जनवरी साल 2023 यानी आज से महज 2 महीने पहले 3 महीने पहले 2-3 महीने पहले 60,000 रुपए पे ये अपनी बेटी की शादी, नाबालिग बेटी की शादी इस राजेश सैनी से करवा देता है। अब राजेश सैनी कायदे से कहा जाए तो 60,000 रुपए में वाइफ नहीं बल्कि एक सेक्स वर्कर लेके आया था। अब घर पे लेके जाता है इस बिटिया को, इसको कुछ पता नहीं, 17 साल की मामूली सी उम्र। घर पे जाता है, इसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। अब बिटिया को कुछ पता नहीं, वो विरोध करती है। अब इसी बीच जब विरोध करती है तो राजेश सैनी इसको बुरी तरीके से पीटता है, साथ ही इसके पिता को बताता है कि किस तरह से तुम्हारी बेटी नाटक कर रही है, कुछ करने नहीं दे रही, टच नहीं करने दे रही, मुझे सुख नहीं दे रही। अब ये तमाम तरह की बातें जब ये बोलता है तो फिर बाप कहता है कि देखो बिटिया तुम्हारी है, तुम्हारी वाइफ है, अब तुम चाहे जो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। अब बाप खुद ही जब ऐसी परमिशन देता है तो भी ये आदमी हैवान बनता है और इसकी जो एक मुंह कहा जाए जो कथित तौर पे इसकी वाइफ हो चुकी थी उसके साथ ये गलत काम करता है, रेप करता है, विरोध करने पे लगातार मारता है, पीटता है और महीनों तक इसका शोषण करता है। 1 महीने तक राजेश सैनी शोषण करता है और इसी बीच जो इस बिटिया का पिता है उसका पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब पैसा खत्म होने लगा तो फिर ऐसा नहीं था कि ये शादी कोई धागों में या फिर बंधनों में बंधी थी। इस नाता प्रथा का तो नियम ही है कि दोनों में से कोई भी एक पार्टनर असहमत हो तो फिर छोड़ देना चाहिए। अब बिटिया पहले ही असहमत थी, बाप भी कहता है कि ठीक है अब लौट आओ। अपनी बिटिया को फिर ये वापस लेके आता है, वापस लाता है। लाने के बाद फिर इसके मन में लालच और मोटा आसामी खोजता है कि कौन ऐसा है जो और पैसा दे सकता है। और इसी बीच एक आदमी जो उमड़ गांव का था, बनवारी सैनी, उससे बात होती है। बनवारी सैनी से भी पैसे वगैरह फिक्स होते हैं और 1,20,000 रुपये अपनी बेटी का ये एक तरह से नाता प्रथा के तहत शादी कर देता है बनवारी सैनी से। अब बनवारी सैनी से भी शादी हो जाती है, बनवारी सैनी भी इसको लेके जाता है और वही सेम चीजें उसी हिसाब से रेप करना, उसी हिसाब से मारना पीटना, घर के काम करवाना, अपनी पूरी सेवा करवाना, पैर दबाना, एक तरह से नौकर बना के रखना, पूरा ये काम चूंकि 1,20,000 रुपए में खरीद चुका था तो ये सारे घर के काम करवाता और तमाम तरह की चीजें करता। अब इसके साथ भी वक्त गुजरा, लगभग 10-12 दिन और बीते और इसी बीच इसके पिता के मन में और लालच आती है। अब लालच आती है तो फिर तीसरा आदमी खोजा जाता है और ये आदमी मिलता है बर्रा गांव का कालूराम सैनी। अब कालूराम सैनी जब इससे मिलता है तो फिर उसके साथ भी ये फिक्स कर देता है रिश्ता और इसी नाता प्रथा के तहत उसके साथ भी कुछ पैसों में अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, माफ कीजिएगा, अपनी बेटी को भेज देता है। अब उसके साथ भी भेजता है और सेम चीजें इसके साथ हुई, वही इसके साथ शोषण हुआ, वही रेप हुआ, वही सारी चीजें हुई, उसी हिसाब से मारा पीटा गया। यानी 3 महीने के अंदर 22 जनवरी से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, 3 मार्च तक ये कार्यक्रम आखिरी बार यानी इसकी आखिरी शादी 3 मार्च को हुई। तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों महीने इसके लिए नर्क से बढ़कर थे। अब ये 3 लड़के हो चुके थे, वहां पे भी ये रह रही थी, लेकिन इसी बीच एक चौथा लड़का जिसका नाम गोविंद सैनी था, ये चौथा लड़का इस लड़की की जिंदगी में एंट्री करता है। अब चूंकि ये खरीदा तो था नहीं, इसने कोई पैसे पे नहीं किए थे, तो फिर इसके दिमाग में कुछ और आता है। उस लड़की से ये दोस्ती करता है, उसको बहकाता है, बहकाने के बाद उसको अपने साथ लेके भाग जाता है। 3 लड़के वो, चौथा ये, यानी टोटल 4 लड़के हो चुके हैं। अब इसमें भी एक पहलू और भी है, चूंकि भी इस चौथे लड़के से कायदे से पूछताछ हुई नहीं है और अगर ये लेके गया होगा, लड़की की मर्जी के साथ भी रहा होगा, तब भी इसके ऊपर मुकदमा होगा। ये सारी चीजें भी आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये चौथा लड़का आता है, उसकी जिंदगी में उसको लेके भागता है और इसी बीच भागने के बाद
कुछ टाइम तक उस लड़के के साथ ये रहती है और रहने के बाद जब फिर मौका पाती है तो भागती है अपनी बहन के यहाँ, जो कि वापस आने का कोई मतलब नहीं था। जान रही थी कि घर जाऊंगी तो जो पिताजी हैं वो बेच देंगे फिर से किसी के साथ और फिर से वही रेप होगा, फिर से वही मार पिटाई होगी। लिहाजा फिर ये घर न जाके अपने बहन के यहाँ जाती है। अब बहन के यहाँ पहुंचती है, बहन देख ली कि मेरी बहन आई है तो बड़े खुशी मन से फिर बैठाती है, पानी वगैरह देती है। लेकिन फिर अपनी बहन का ऐसा हालत देखती है कि कपड़े बेहद पुराने, कई महीनों से मानो नहाई तक नहीं, खाने भी की मानो कमी हो इसको। अब ये चीजें जब बहन देखती है तो फिर वो परेशान होती है, पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब जाके ये रो रो के अपनी पूरी आप बीती बताती है। अब ऐसी आप बीती सुनने के बाद उसकी जो बड़ी बहन थी उसका तो मानो कलेजा फट गया। अब कोई आरोपी दूसरा भी नहीं था, उसका खुद का पिता था। लिहाजा अभी अपनी जो इसकी बहन थी बड़ी वाली, वो अपने पति से कहती है कि जाओ फौरन और इस बिटिया को इंसाफ दिलाओ। अब फौरन इसका जो जीजा था इसको लेके निकलता है बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति लेके जाता है। जाने के बाद फिर जो वहां की अध्यक्ष है सीमा पोद्दार, उनको ये सारी चीजें बताता है कि किस हिसाब से इसके साथ शोषण हुआ, किस हिसाब से ये सारी चीजें हुई। अब सीमा पोद्दार जब इसे पूछती हैं कि क्या क्या हुआ तो ये भी बताती है। इसके बाद फिर इसे मेडिकल के लिए भेजा जाता है और फिर दिमाग में आता है कि चलो मेडिकल करवाएंगे, उसके बाद फिर इसकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट निकल के सामने आई तब जाके पता चला कि इस बिटिया की जिंदगी अभी भी कितनी नर्क होने वाली है। दरअसल इस मेडिकल रिपोर्ट में ये बिटिया प्रेग्नेंट निकली, यानी एक 17 साल की लड़की जो प्रेग्नेंट है अभी जाएगी। अगर इसे कहीं भी रखा गया या फिर किसी चाइल्ड समिति में दिया गया या फिर बाल कल्याण समिति में ही रहती है, वहां भी ये बच्चे को जन्म देगी। उसके बाद उस बच्चे को इसे पालना होगा या फिर ये चाहे जो करे। लेकिन एक 17 साल की लड़की वो प्रेग्नेंट, उसके बाद फिर वही बात की अभी बच्चे को जन्म देगी और ताउम्र उस बच्चे का नाम इस बिटिया के साथ जुड़ा रहेगा। माना कि अभी जितने तीनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनको उचित से उचित सजा जो मिल सकती है वो मिलेगी। लेकिन क्या इस बिटिया के साथ न्याय हो सकता है? क्योंकि जो दाग अब इसके कलेजे पे लग चुका है, जो इसके पेट में एक बच्चा है, ये गिरा भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती। उस बच्चे को अब इसे जिंदगी भर पालना पोसना पड़ेगा। फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और इस कहानी में एक बड़ी अजीब चीज आपने देखी होगी, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि एक बिटिया अपने बाप को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। आप इस चीज का जीता जाता नमूना आप इस वीडियो में खुद देखिए कि बिटिया नाबालिग थी और उस बिटिया का नाम न खराब हो। इसी नाम के पीछे, यानी उस बच्ची के नाम के पीछे, जो उसका पिता है वो भी बच गया, उसका नाम इस वीडियो में नहीं आया और उसी के पीछे पूरा गांव बच गया और गांव का नाम तक नहीं आया। तो आप सोच के देखिए कि एक बिटिया न चाहते हुए भी अपने बाप को इस तरह से बचा सकती है और वहीं वो बाप था कि अपनी बिटिया का सौदा कर रहा था। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।